हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। वेलकम ऑल ऑफ यू। कटारे इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मुकेश कटारे। दोस्तों, शाम को 3 बजे आपको रेगुलर ये क्रैश कोर्स की क्लास मिलेगी जिसमें हम एमपीपीएससी का जो पीटी है वो कवर करेंगे। आज से स्टार्ट करेंगे। इसमें यूनिट नंबर 4 जो है जियोग्राफी, उसको सबसे पहले मैं फिजिकल जियोग्राफी के कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। उसके बाद फिर हम चलेंगे इंडियन जियोग्राफी यानी भारत के भूगोल को लेकर। आपको क्या करना है, आप सिर्फ एक पेपर पेन लेकर बैठें और साथ में कोशिश करें कि कुछ छोटे छोटे सिनॉप्सिस, कुछ छोटे छोटे नोट्स बना सकें, क्योंकि यही सब चीज़ें जो है ना आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगी। तो इतना सा बस काम आपको करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो फिजिकल जियोग्राफी यानी आज के जो टॉपिक क्या रहेंगे वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें हम समझेंगे कि जो निहारिका जिसे कहते हैं, नेबुला, वो क्या होती है। उसके बाद फिर हम इसमें देखेंगे तारे, स्टार के बारे में। स्टार के अलग अलग जो रूप रहते हैं उनको भी समझेंगे। ठीक है, तारे के बाद फिर हम ग्रहों पर चर्चा करेंगे, प्लैनेट्स पर। फिर उपग्रहों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उल्का पिंड के बारे में जानेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं आज कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो शुरू कर देते हैं और मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ। आपके सामने सिर्फ बोर्ड रहेगा तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक, तो फिजिकल जियोग्राफी कहाँ से पढ़ना चाहिए? अगर किताब के बारे में आप पूछते हो तो किताब के बारे में मैं यही बोलूँगा कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप पढ़ रहे हैं और सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव है कि हमें स्टेट लेवल के एग्ज़ाम निकालना है, तो आप महेश मंडवाल ले सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो। और चाहते हैं कि नहीं मुझे और डिटेल में पढ़ना है, तो एनसीईआरटी की जो बुक है 11, 12, 10th वो पढ़ सकते हो। फिर और स्टैंडर्ड हो जाती है, जैसे आप इनकेस सोचते हैं कि मुझे यूपीएससी की भी तैयारी करना है ये सब, तो फिर वहाँ पर आपके लिए फिर जैसे खुल्लर का भूगोल हो गया वो भी पढ़ सकते हो। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। तो काफ़ी हद तक हमें जो एनसीईआरटी की किताब जो है उससे बहुत हेल्प मिल जाती है अपनी इस पूरी चीज़ों को प्रिपेयर करने में। और वनडे एग्जाम है तो महेश मंडवाल भी काफ़ी है। और दर्पण का विशेषांक यानी प्रतियुक्ता दर्पण का विशेषांक हो गया या क्रॉनिकल के विशेषांक हो गए, वो भी आपको बहुत हद तक सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलो मैं शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कि शब्द आता है यूनिवर्स। यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है? इस यूनिवर्स को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? कॉस्मोस भी बोलते हैं। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कॉस्मोस या ब्रह्मांड या यूनिवर्स क्या होता है? तो बहुत सिंपल सा है कि जो कुछ भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं यानी जो कुछ भी आकाशीय पिंड हैं, तो वो आकाशीय पिंड का एक अरेंजमेंट है। जैसे सोलर सिस्टम है तो उसको हम यूनिवर्स के रूप में जानते हैं। यानी इसके अंतर्गत स्टार भी आएंगे, ग्रह भी आएंगे, उपग्रह भी आएंगे, सब कुछ आ जाएगा। तो एक लाइन में अगर हम इसको लिखना चाहें तो सभी आकाशीय, आकाशीय मतलब सेलेस्टियल, सभी आकाशीय पिंडों की सुव्यवस्था यानी अरेंजमेंट, बेल अरेंजमेंट, उसे हम कहते हैं यूनिवर्स। या इसी का दूसरा नाम होता है कॉस्मोस, या इसी को हम बोल देते हैं एक प्रकार से ब्रह्मांड। ठीक है, अब एक शब्द और आता है यूनिवर्स, तो ठीक है, बट इसके अलावा हम कह देते हैं ना स्पेस, अंतरिक्ष, वो क्या होता है? उसको कैसे डिफाइन करोगे आप? तो चलो उसकी भी बात कर लेते हैं, यानी स्पेस। स्पेस, अंतरिक्ष। अब अंतरिक्ष में क्या आ जाएगा? अंतरिक्ष के अंतर्गत तो ध्यान रखना पड़ेगा, अंतरिक्ष के अंतर्गत हम जो हैं क्या पृथ्वी को, अर्थ को इंक्लूड करेंगे या नहीं, है ना? तो स्पेस का मतलब ये हो जाता है कि इसमें हम पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है उसे रखेंगे, बट इसमें से अपनी पृथ्वी को हटा देंगे। पृथ्वी के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो क्या है? वो स्पेस। तो ब्रह्मांड में पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों की व्यवस्था का अध्ययन जो करते हैं, उसी के पूरे समूह को, उसी के पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं?
स्पेस या अंतरिक्ष नाम देते हैं। इस स्पेस का कोई केंद्र है क्या? यानी ध्यान रखेंगे इसका कोई सेंटर भी नहीं है और इसका कोई एज यानी कि किनारा भी नहीं है। आप ये बोलें कि हम इसके स्पेस के एक किनारे पर खड़े हैं या दूसरे किनारे पर खड़े हैं। अगर किनारा होता तो इसका मतलब क्या होता? उसका सेंटर भी होता। तो ना तो इसका सेंटर है और ना ही इसका कोई किनारा। ठीक, स्पेस हो गया। अब इस ब्रह्मांड का निर्माण जो हुआ था, कैसे हुआ था, तो उसके लिए हम सब ने पढ़ा है थोड़ा बहुत बिग बैंग थ्योरी के बारे में। कहते हैं ना ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, बिग बैंग थ्योरी, या इसे दूसरा नाम क्या देते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत। छोटा सा इसको बस समझेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की इसकी आवश्यकता नहीं है। महाविस्फोट सिद्धांत के संदर्भ में हम ये देखेंगे कि ये जो थ्योरी है ये किसने प्रपोज्ड की। तो बेल्जियम कहाँ आता है? यूरोप में आता है। तो बेल्जियम के एक पादरी थे, नाम था उनका जॉर्ज लेमेंटर। जॉर्ज लेमेंटर ने इस सिद्धांत को दिया था। वो ये कहते हैं, इनकी जो पोस्टुलेट्स थी यानी इनकी जो मान्यताएं थी, अवधारणाएं थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय में, वो कहते हैं कि लगभग आज से 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, यानी इतने अरब वर्ष, बिलियन का मतलब हो गया 13.7 अरब वर्ष पहले, जो कुछ भी आज ब्रह्मांड है, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो प्लेनेट हो, कुछ भी, वो सब क्या था? वो सारा का सारा एक पॉइंट के रूप में था, एक टिनी पॉइंट के रूप में था। समस्त ब्रह्मांड, होल यूनिवर्स एक पॉइंट के रूप में था, उनका ये मानना है। ठीक है, अब इस पॉइंट को उन्होंने क्या नाम दिया था? जॉर्ज लेमेंटर ने इसे कहा था पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। जरूरी नहीं है ये सब। अब सारा ब्रह्मांड एक पॉइंट के रूप में आ जाता है, मान लो इस छोटे से पॉइंट में आ जाता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका जो घनत्व है, इसकी जो डेंसिटी है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। घनत्व क्या होता है? तो घनत्व होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी कि जो मास को हम बोलते हैं द्रव्यमान और आयतन। तो इतना ज़्यादा घनत्व था इस पे, तो इस पॉइंट में, इस छोटे से पॉइंट में क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट को नाम दिया गया था महाविस्फोट। इस महाविस्फोट की वजह से क्या हुआ कि जो टिनी पॉइंट था सारी चीज़ों का, वो सब धीरे धीरे क्या हुआ? फैलने लगता है। और इसी महाविस्फोट से जो थ्योरी निकलती है, यानी यहीं से एक सिद्धांत जिसे हम टाइम और स्पेस के नाम से जानते हैं, इसका ओरिजिन होता है, इसका जन्म होता है। इस महाविस्फोट से इस ब्रह्मांड के फैलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी इसका फैलना, एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो प्रक्रिया थी, यानी ये टिनी पार्टिकल्स धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? तो वो ये बोलते हैं कि इस विस्फोट में जो ऊर्जा निकली थी, जो एनर्जी रिलीज हुई थी, वही एनर्जी इसके पीछे वैज्ञानिकों का मानना है कि रेस्पॉन्सिबल है। जब तक ये ऊर्जा है तब तक ब्रह्मांड के सारी चीज़ें एक दूसरे से दूर होती हुई जा रही हैं। जब ये ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, तब ब्रह्मांड का ये फैलाव जो है वो कैसा हो जाएगा? रुक जाएगा, थम जाएगा। लेमेंटर तो ये कहते हैं कि ये अभी चीज़ें जो दूर दूर हो रही हैं, यानी ये टिनी पार्टिकल्स थे, अब ये दूर दूर जो जा रहे हैं, वो कहते हैं कि एक समय के बाद ये क्या होंगे? फिर से सिकुड़ने लगेंगे और एक छोटे से पॉइंट के रूप में आ जाएगा, जहां इसे बिग बैंग, महाविस्फोट कहते हैं। और छोटे से पॉइंट के रूप में आने वाली घटनाओं को इन्होंने नाम दिया था कि यह घटना होगी, उसे बिग क्रंच के नाम से जाना जाएगा। लेकिन आज के जो प्रयोग हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो ये मानते हैं कि ये जो बिग क्रंच वाली घटना है, ये नहीं होने वाली है, ऐसा अब कुछ भी नहीं होगा।
ठीक है भाई, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो अब क्या करें? तो अब आगे के बारे में समझते हैं। तो ब्रह्मांड के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जाते हुए ऊर्जा खर्च हो रही है। और जब ये एक ऐसी सिचुएशन आएगी, एक ऐसी स्टेज डेवलप होगी कि ये जो ऊर्जा है, ये सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने भी पिंड हैं, बॉडीज हैं, उन सब की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। तो जब समाप्त हो जाएगी तो इस ब्रह्मांड का जो प्रसार है वो रुक जाएगा, यानी ये फैलने की प्रक्रिया जो अभी कंटिन्यू है वो रुक जाएगी। ठीक है, जब ये रुक जाएगा तब क्या स्थिति होगी? तब उसको हम बोलेंगे स्थिर अवस्था। अभी डायनेमिक पोजीशन है, डायनेमिक से ये स्टैटिक में आ जाएगी, स्थिर अवस्था की सिचुएशन बनेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस स्टेज में सभी चीज़ों का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो तापमान कम होता जाएगा, नीचे की ओर गिरता जाएगा, और यहाँ इसकी शुरुआत होगी किसकी? आइस एज की। आइस एज यानी हिम युग की शुरुआत होगी, ऐसा मानते हैं। एक जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया, किस बात का? बिग बैंग की थ्योरी के बारे में। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते। ठीक, तो जॉर्ज लेमेंटन ने ये थ्योरी प्रतिपादित की थी, प्रोपोनेट की थी कि जितना भी यूनिवर्स है वो यूनिवर्स किस रूप में काम कर रहा है। जो यूनिवर्स है वो एक छोटे से पॉइंट के रूप में था, बहुत ज़्यादा डेंसिटी थी, और डेंसिटी की वजह से इसमें विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट कहा, और सारे कण एक दूसरे से दूर जाने लगे, और दूर जाते हुए एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये जो ऊर्जा है समाप्त हो जाएगी, स्थिर अवस्था आ जाएगी, और जो पॉइंट है वो सब, वो उनका टेम्परेचर जो है, यानी सारी बॉडीज का टेम्परेचर कम हो जाएगा और हिमयुग की शुरुआत होगी। अब यहाँ से शुरुआत होती है किस बात की? यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जो निहारिका है, नेबुला है, वो कैसे अब आती है। निहारिका क्या होती है, या इसी को इंग्लिश में हम नेबुला के नाम से भी जानते हैं, तो भी जानना जरूरी है। निहारिका या नेबुला मेजरली अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल और गैसें हैं। तो इनका एक प्रकार से धूल और गैस से मिलकर के एक तरीके से क्या है? क्लाउड है, बादल है, बड़ा विशालकाय, उसको हम नेबुला या निहारिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब न्यूटन का जो नियम है ना, न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या कहता है कि अगर कोई ए ऑब्जेक्ट है, दूसरा बी ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, उसे हम r मान लें अपने समझने के लिए, इसका द्रव्यमान अगर m1 है, इसका द्रव्यमान है m2, तो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। तो लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होता है कि इनके जो मास हैं m1 और m2, तो इसके तो प्रोपोर्शनल होता है इनके गुणा के, और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उनका जो फॉर्मूला बनता था उसे हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, जी आ गया वहाँ पर, प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा दिया, और कुछ इस तरीके से बनता था। यानी कि जो निहारिका जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो क्लाउड्स है, क्लाउड में जो पार्टिकल हैं, जो कण हैं, वो क्या कर रहे हैं? उन कणों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता जा रहा है। और अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो धीरे धीरे ये जो निहारिका बनी हुई थी, एक तरीके से एक बड़ा सा क्लाउड बना हुआ जो था, वो सिकुड़ना शुरू कर देता है, और सिकुड़ना जब शुरू कर देता है यानी उसका साइज कम हो जाता है। तो साइज कम होने की वजह से उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स आपस में उनकी टक्करों की संख्या जो है, उनके कॉलिजन के जो नंबर हैं, वो बढ़ जाती है। इनकी टक्करें जब बढ़ती हैं, टक्करें इंक्रीज होगी, तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है कि टेम्परेचर जो है ये भी बढ़ जाता है, यानी तापमान भी बढ़ जाता है।
और कुछ हिस्से का तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हिस्से जो हैं वो चमकने लगते हैं। यानी उस बादल के कुछ हिस्से जो थे वो चमकने लगते हैं। उस चमकने वाले हिस्से को ही क्या नाम दिया जाता है? उसे हम स्टार कहते हैं, तारा कहते हैं। तो जो महाविस्फोट सिद्धांत, तो सिद्धांत के फलस्वरूप निहारिका, नेबुला, नेबुला में ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ घटना और टक्करों की संख्या का बढ़ना, तापमान का बढ़ना, तापमान के बढ़ने की वजह से कुछ हिस्से का चमकना, उस चमकने वाले भाग को ही हम तारा या स्टार कह देते हैं। तो तारा वास्तव में है क्या? ये चमकती हुई गैसों का ही एक प्रकार से समूह है, गैसें हैं जो चमक रही। ओके, आगे समझो भाई, आगे क्या सीन क्रिएट होगा इसमें। ठीक, अब तारे जो रहते हैं, स्टार जो रहते हैं, उसका रंग अलग अलग होता है। तो किसी भी स्टार का जो कलर है, जो रंग है, ये क्या बताता है? ये उसके तापमान से डिसाइड होगा, डिटर्मिनेट होगा, तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, अब जो तारे हैं, तारों का जो तापमान है वो कितना होता है? तो लगभग 2800 केल्विन से लेकर के 28,000 केल्विन के बीच में पाया जाता है। लगभग इतना टेम्परेचर देखने को मिलता है। बे स्टार जिनका तापमान कम है, यानी कि कम तापमान वाले जो स्टार रहते हैं, इसको लेकर के समझना है कि उन तारों का रंग कैसा होता है। तो ध्यान रखना, वो लाल दिखाई देते हैं, रेड कलर के, रेड एपियर होते हैं। और वे स्टार जिनका अधिक तापमान, हाई टेम्परेचर है, तो वो कैसे एपियर होते हैं? वो गर्म जो रहते हैं बहुत ज़्यादा, वो नीले रंग के दिखाई देते हैं, ब्लू रंग के दिखाई देते हैं। और जिनका ना तो बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है, इंटरमीडिएट वाली स्थिति बनी हुई है, तो फिर उनका जो अपीयरेंस है वो येलो कलर के, यानी पीले रंग के दिखाई देते हैं। ठीक, यानी हम क्या समझ पाए? हम ये समझ पाए कि जो निहारिका यानी धूल और गैस का जो पार्टिकल्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे की ओर आते हैं। एक दूसरे की ओर आने की वजह से इनमें कॉलिजन यानी टक्करें बढ़ जाती हैं। टक्करें बढ़ने से क्या होता है कि तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने की वजह से कुछ हिस्सा इन निहारिका का चमकने लगता है, और वह चमकने वाला भाग जो है वो स्टार, तारा कहलाता है। तारे का रंग जो है वो तापमान से डिसाइड होता है। अगर लाल रंग है तो उसका मतलब है टेम्परेचर कम, नीला रंग है तो टेम्परेचर ज़्यादा, इनके बीच में है तो वो पीले रंग का दिखाई देता है। सूर्य जो है, सूर्य क्या है? सूर्य स्टार है, अगर हम सूर्य की बात करें। ठीक है, और सूर्य का जो टेम्परेचर है वो लगभग 6000 केल्विन सरफेस है ना। सूर्य का जो आप देखते हैं ना, सूर्य कैसा दिखाई देता है? ये नीला दिखाई नहीं देता है, ये पीला, येलो रंग का दिखाई देता है। तो ना तो इसका टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा है और ना ही इसका टेम्परेचर कम है। सूर्य से पृथ्वी तक उसका प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकंड के आसपास का समय लगता है। ठीक है, अब ये चीज़ें याद करने की होती हैं। प्रश्न आता है कि इन तारों में जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो कहाँ से उत्पन्न होती है, प्रोसेस क्या है? तो वो याद रखना, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है वो चलती रहती है। ये एक रिएक्शन है। इसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियस होते हैं, छोटे छोटे न्यूक्लियस, जैसे एक न्यूक्लियस ये हो गया, दूसरा न्यूक्लियस ये हो गया, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं, मिल करके एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं। इस प्रोसेस में इनॉर्मस यानी असीमित मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण इन तारों के अंतर्गत ये ऊर्जा आती है। ठीक, ऐसा कैसे हो रहा था? तो वो हम समझ रहे थे ना कि निहारिका के उस नेबुला के किसी हिस्से में पहले टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण फिर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक, प्रोसेस स्टार्ट होने की वजह से, चूंकि निहारिका नेबुला में गैसें हैं, मूल रूप से हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो नाभिकीय संलयन में
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं और ये क्या बना लेते हैं, ये हीलियम बना लेते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलती रहती है, हीलियम का निर्माण चलता है। ऐसे करके जो स्टार है उनमें से ऊष्मा निकलती रहती है। तो हमें निहारिका समझ में आ गई, बिग बैंग थ्योरी समझ में आ गई, कॉस्मोस क्या है या ब्रह्मांड क्या है ये पता चल गया, स्पेस किसे कहते हैं ये पता चल गया। अब एक शब्द और आता है, नया लॉन्च करते हैं, जिसे कहते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा को हम बोलते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? तो गैलेक्सी यानी ये चल कहाँ से रहा है, ये सारा का सारा चल रहा था नेबुला से। यानी जो नेबुला थी, अभी नेबुला बनाई थी हमने, फिर से बना ले, यानी कि नेबुला धूल गैसों के जो पूरे बादल हैं बड़े से, उनको हम नेबुला के नाम से। तो इस नेबुला का कुछ हिस्सा जो है वो स्टार के रूप में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये तारा हो गया जहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रही है। ठीक, तो ऐसे कई सारे तारे, जो नेबुला के कई सारे हिस्से जो हैं वो चमकने लगते हैं, यानी इसमें कई सारे स्टार हो जाते हैं, है ना। तब उसे हम क्या बोलते हैं, उसे नाम देते हैं आकाश गंगा। ठीक, तो आकाश गंगा ग्रुप ऑफ स्टार यानी विभिन्न तारों का एक प्रकार से समूह है, उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। ठीक, एक आकाश गंगा में लगभग कितने तारे होते हैं? असंख्य, है ना। तो ऐसे हमारे ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं, कभी पूछा जाए तो सही तो किसी को नहीं मालूम, बट माना जाता है 10⁻11 गैलेक्सीज पाई जाती है, और हर गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार पाए जाते हैं। इतनी तो हो गई आकाश गंगा, और हर आकाश गंगा में इतने होते हैं तारे। तो अनुमान लगाया जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में स्टार की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 10⁻11 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू क्या निकल आएगा, जब बेस बराबर हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है, यानी 10⁻22 इतने लगभग स्टार हैं। लगभग, नहीं पता किसी को सच्चाई क्या है। ओके, अब जब हम ये स्टार देख रहे थे तो स्टार से जुड़ी हुई चीजें और आती हैं। तारे का जीवन चक्र को लेकर के पूछ लेते हैं, समझना पड़ेगा इसको। तारे का पूरा लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र, उसका जन्म होगा तो वो मरेगा भी, मरण भी होगा। तो तारे की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत नेबुला यानी निहारिका से हुई थी। ठीक है, और निहारिका में क्या हुआ था? सिंपलेस्ट थ्योरी कहती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो सिकुड़ने से यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो सिकुड़ने की शुरुआत हुई, तो यहाँ पर जो स्टार बनेगा उसे नाम देते हैं प्रोटो स्टार। ओके, यानी ग्राफ से अगर बनाना चाहो, डायग्राम से समझना चाहो, तो मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूँ कि ये है नेबुला का, इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, संकुचन, यानी ये हिस्सा जो इतना बड़ा था सिकुड़ करके अब इतने हिस्से में आ गया, और उसके बाद फिर यहाँ से बनेगा अब स्टार। ओके, ये वाली सिचुएशन क्या है? ये है नेबुला, निहारिका। इसमें संकुचन स्टार्ट हुआ तो ये कहलाएगा प्रोटोस्टार, और प्रोटोस्टार आगे चल करके क्या बन जाएगा? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये स्टार बन, तो प्रोटोस्टार बना। और जब प्रोटोस्टार चमकने लगता है देन कन्वर्ट्स इन स्टार, तारे के रूप में बदल जाता है। बड़ी सिंपल सी थ्योरी, साइंस। ओके, तो उस नेबुला का वह भाग जो सिकुड़ने की कोशिश करता है, यानी ये सिकुड़ने की कोशिश तो करता है, बट हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो रिएक्शन स्टार्ट हुई ना, न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की संलयन,
तो नाभिकीय संलयन से निकलने वाली ऊर्जा, न्यूक्लियर फ्यूजन से जो एनर्जी निकलती है, ये ऊर्जा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल का नेचर क्या है, चीजों को सिकुड़ने की ओर मजबूत कर रहा है। ये एक दूसरे को काउंटर करने लगते हैं। काउंटर करने लगते हैं तो एक स्थिति लंबे समय तक बैलेंस हो जाती है कि ना तो वो सिकुड़ेगा और ना ही वो फैलेगा। यानी कौन? स्टार। ना तो उसमें संकुचन होता है ना उसमें फैलाव होता है, तो बैलेंस बन गया, यानी ये इक्विलिब्रियम स्टेट बन जाती है, साम्य अवस्था आ जाती है। साम्य अवस्था में हमारा सूर्य जो है वो है, आज हमारे करंट सूर्य की स्थिति है वो यही बनी हुई। आगे चलकर स्थिति क्या बनेगी, ये बैलेंस हमेशा नहीं रहेगा। धीरे धीरे जो तारे के अंदर यानी स्टार का जो केंद्र है ना, तो उस केंद्र में सारी की सारी जो हाइड्रोजन है ये कन्वर्ट हो जाएगी हीलियम में, क्योंकि ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन तो लगातार चल रही है ना। तो जब ये पूरी की पूरी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी तो जो एनर्जी यहाँ से मिलती है और इसकी ये बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा, तो साम्य अवस्था क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, भंग हो जाएगी। भंग होने की स्थिति में अब दो चीजें हो सकती हैं। क्या? तो स्थिति कैसे बनेगी? पहला एक हम ये समझ लेते हैं, देन कि यहाँ जो हाइड्रोजन पूरी हीलियम में बदल गई थी, तो स्टार जो है किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, उसे कहते हैं रेड जाइंट, यानी कि रक्त दानव के रूप में उसे नाम दिया जाता है। ठीक है, तो तारे की यह अवस्था रक्त दानव कहलाती है, यानी उसमें अब ऊर्जा धीरे धीरे कम हो गई, और कम होने की वजह से ये रेड जाइंट जो है ये आगे जा कर के फिर कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्या बनाता है? ये श्वेत वामन कहलाता है। श्वेत वामन को हम बोलते हैं वाइट डार्फ। ठीक है, और कम हो जाने पर इसमें से ऊर्जा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर इसे बोलते हैं ब्लैक डार्फ। यानी कृष्ण वामन। याद रखना, ये कृष्ण छिद्र नहीं है, ब्लैक होल नहीं है। हाईली कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। यानी ये ब्लैक डार्क में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी जो चमक है, लाइट है, वो समाप्त हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं तारे की हो गई मृत्यु, डेड। ये कंडीशन है कि ये जो तारे के साथ ये घटना हुई थी कि जब उसकी केंद्र की पूरी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गई, तो रेड जाइंट में कन्वर्ट हुआ, रेड जाइंट के बाद फिर ये वाइट डार्क में कन्वर्ट हुआ, देन वो ब्लैक डार्क में कन्वर्ट हुआ। ये तभी होगा, कंडीशन ये है कि ऐसे स्टार जिनका द्रव्यमान यानी मास कितना होना चाहिए, या तो सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो, या सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना हो, 1.5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। 1 से 1.5 गुने के बीच में होगा तो ये स्थिति बनेगी। दूसरी कंडीशन, ये साम्य अवस्था भंग हो सकती है, यहाँ कुछ नए तरीके से भंग होगी। नया तरीका क्या है? ठीक है, तो ऐसे तारे, ऐसे स्टार जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से 1.5 ms से ज़्यादा है, तब वो रेड जाइंट नहीं बनाते हैं। उनमें क्या होता है? उन्हें हम बोलते हैं रेड सुपर जाइंट। ये रेड सुपर जाइंट कहलाते हैं, और इनमें होगा एक विस्फोट। आकार बड़ा है ना, मास बड़ा है। इस विस्फोट को हम बोलते हैं, इस घटना को नाम देते हैं सुपरनोवा। ये सारे क्वेश्चन बनाएंगे, सुपरनोवा कहलाती। ठीक है, तो विस्फोट के बाद
चूंकि इनका मास ज़्यादा है, सूर्य से ज़्यादा है, तो इसका जो केंद्र है, इस विस्फोट के बाद जो सेंटर वाला जो पार्ट है, केंद्र जो है, उस केंद्र में क्या रह जाते हैं? सिर्फ न्यूट्रॉन रह जाते हैं, तो इसलिए इसे न्यूट्रॉन स्टार भी कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है, इन्हें पल्सर भी कहते हैं। ठीक, यानी तेजी से ये घूमते, सिर्फ न्यूट्रॉन रह गए, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं रहा। ओके, तो दूसरी कंडीशन ये बन जाती है। ठीक, अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें वो ब्लैक होल तो बना नहीं, आपने ये जो बोला कि ब्लैक डार्क, तो ये तो कृष्ण वामन बोल दिया, इसको कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल नहीं बोल रहे हैं, और यहाँ कहीं आपने ब्लैक होल बनाया नहीं, तो ब्लैक होल कब बनता है? ब्लैक होल भी बनाते हैं। ब्लैक होल की सिचुएशन तब आती है कि ऐसा स्टार जिसका द्रव्यमान, मास, अभी हमने पढ़ा था कि 1.5 से ज़्यादा हो, सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से ज़्यादा हो तो ऐसा हो, लेकिन जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना या उससे ज़्यादा हो, तब क्या सिचुएशन बनती है कि वो जो न्यूट्रॉन स्टार बना था ना, जिसे पल्सर नाम दिया जा रहा है, वो न्यूट्रॉन स्टार एक स्पेसिफिक सिचुएशन में, एक विशेष अवस्था में पहुंच जाता है। उस अवस्था में डेंसिटी जो है, वो घनत्व तो अधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ इतना अधिक घनत्व होता है, जितना ज़्यादा अधिक घनत्व होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है कि ये अपने में से होकर के, यानी स्वयं का जो प्रकाश है उसको भी अवशोषित कर लेता है, उसे भी रोक लेता है, बाहर नहीं आने देता है। तो एक तरीके से ये इनविजिबल हो गया, अदृश्य हो गया, और यही कहलाता है ब्लैक होल। हिंदी में जिसे नाम देते हैं कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल। इस पूरे प्रोसेस को छोटे से चार्ट के द्वारा बताता हूँ। यहाँ पर सिचुएशन थी कि ये है अपना स्टार, स्टार ही गायब हो गया। बताओ, बड़ी मेहनत से तो बनाया, फिर बनाना पड़ेगा उतना ही। देन ये स्टार किस में कन्वर्ट हुआ था? ये कन्वर्ट हुआ था सुपर रेड जाइंट में, यानी कि एक तरीके से आकार इसका बड़ा है। ये क्या कहला रहा है? सुपर रेड जाइंट। फिर इसमें जो प्रोसेस हुई, वो प्रोसेस क्या कहलाई थी? सुपरनोवा। ये हो गई सुपरनोवा। सुपरनोवा के बाद फिर क्या सिचुएशन बनी थी? सुपरनोवा के बाद एक तरफ न्यूट्रॉन स्टार बन गया था, और दूसरी तरफ बन गया था ब्लैक होल। ब्लैक होल तभी बना था जब उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से ज़्यादा हो, और ये न्यूट्रॉन स्टार कब बना था? जब इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने से अधिक हो, और इससे कम होने की स्थिति में जो था वो क्या बना था? वो पहले रेड जाइंट बना था, रक्तदानव, फिर श्वेत वामन, और फिर उसके बाद कृष्ण वामन, ऐसे करके बना था। ओके, तो दोबारा से देख लेना, सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ब्लैक होल की खोज किसने की थी? वास्तव में देखा जाए तो कृष्ण क्षेत्र के बारे में किसने बताया था? तो ये हमारे भारत के वैज्ञानिक सी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उन्हें बताया था, उनके द्वारा बताया गया था। ठीक है, तो तारे का वह द्रव्यमान जिसके ऊपर वह ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं?
चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, इन्हीं के नाम पर ये रखी गई है। चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट क्या होती है? वह द्रव्यमान तारे का, वह द्रव्यमान जिससे अधिक होने पर वह ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, तो वो 1.5 ms के रूप में जानी जाती है। न्यूट्रॉन स्टार की खोज किसने की थी, कभी पूछ लें तो? न्यूट्रॉन स्टार, तो इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है जैकलिन वेल। ओके, तो ये हो गया तारे का जीवन चक्र। तो अभी तक जो हम पढ़े हैं सरसरी तौर पर मैं एक बार दोहरा देता हूँ, उसके बाद आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्स या कॉस्मोस, तो वे सभी आकाशीय पिंड, सारे सेलेस्टियल बॉडीज, उनका एक अरेंजमेंट जो है वो यूनिवर्स या कॉस्मोस कहलाता है। कॉस्मिक रेज से ये वर्ड बना। स्पेस या अंतरिक्ष क्या होता है? तो इसमें से बस पृथ्वी हटा दो, इस यूनिवर्स या कॉस्मोस में से पृथ्वी निकाल दो, तो जो बचेगा वो सारा अंतरिक्ष है। क्योंकि पृथ्वी को हम पृथ्वी बोलते हैं, उसे अंतरिक्ष नहीं बोलते। अंतरिक्ष तो पृथ्वी से जब बाहर निकलते हैं ना, तब कहलाता है कि हाँ अब हम अंतरिक्ष में आ गए हैं। ओके, फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी को, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। बेल्जियम, यूरोप में जॉर्ज लेमेंटर, उन्होंने इसे प्रतिपादित किया था। क्या इनकी मान्यता थी कि आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो जितना भी ब्रह्मांड है वो सब एक छोटे से पॉइंट के रूप में था। घनत्व ज़्यादा हो गया, इस वजह से इसमें विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट कहा, और ये सारा मटेरियल एक दूसरे से दूर जाने लगा। वहीं से टाइम और स्पेस का कंसेप्ट आया था। अब ये दूर जाने लगा, उनका मानना था कि धीरे धीरे क्या होगा, इनकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, फिर से ये सिकुड़ने लगेंगे, तब बिग क्रंच की सिचुएशन कहलाएगी। लेकिन अब वैज्ञानिक नहीं मानते हैं कि बिग क्रंच जैसी स्थिति कभी बनेगी। ठीक है, हाँ ये जरूर होगा कि इनका फैलाव एक समय के बाद रुक जाएगा, और फैलाव के लिए ऊर्जा कहाँ से आ रही है? उस विस्फोट से ये ऊर्जा उन कणों को अभी मिली हुई है। अब नेबुला, निहारिका का कंसेप्ट, यानी कि धूल और गैस के बड़े जो बादल हैं उन्हें हम निहारिका के नाम से जानते हैं। अब इस निहारिका में ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी वो जो कण हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो उनमें टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। टक्करें इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसके निहारिका के नेबुला के कुछ हिस्से चमकने लगते हैं। उस चमकने वाले भाग को हम स्टार, तारा कहते हैं। तो तारा वास्तव में है क्या? गैसें हैं जो कि चमक रही हैं। और क्यों चमकती हैं? तो उसके पीछे कारण है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तारे के रंग से हम उसके तापमान का पता लगाते हैं। यदि उसका तापमान कम है तो वह लाल रंग का दिखाई देता है, और यदि तापमान ज़्यादा है तो नीले रंग का, और इन दोनों के बीच में है तो वो पीले रंग का दिखाई देता है। सूर्य तारा है जो कि पीले रंग का है। ठीक है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है, यानी हल्के न्यूक्लियस बड़े न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आकाश गंगा जो है, आकाश गंगा किसे कहते हैं? तो आकाश गंगा यानी इसमें विभिन्न तारे, लगभग 10⁻11 स्टार जो होते हैं वो एक आकाश गंगा में पाए जाते हैं। ऐसी ब्रह्मांड में 10⁻11 जो है वो आकाश गंगाएं हैं। ये तारे का जीवन चक्र हमने देखा था कि नेबुला का जो कुछ हिस्सा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उसे बोला था प्रोटोस्टार, और प्रोटोस्टार से कन्वर्ट हुआ स्टार, यहाँ बन गया स्टार। तो स्टार के पीछे कहानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, और दूसरी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल। ये ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों आपस को बैलेंस करे हुए हैं, तब स्टार ना तो सिकुड़ता है ना फैलता है। सूर्य वर्तमान में उसी स्टेज में है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, उस स्टार के केंद्र में जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो आपस में मिल रहे हैं, वो धीरे धीरे मिलते जाएंगे, और ये बैलेंस जो है वो
समाप्त हो जाएगा। दो सिचुएशन बनेगी। पहली सिचुएशन में क्या होगा कि जब ये डिसबैलेंस होगा तो तारा कन्वर्ट हो जाएगा रक्तदानों में, यानी उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। उसके बाद उसकी और ऊर्जा कम हो जाएगी तो वो श्वेत वामन कहलाएगा। फिर और ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो ब्लैक डॉर्फ यानी कि कृष्ण वामन कहलाएगा और ये मर जाएगा। दूसरी सिचुएशन ये थी, ये कौन से तारों के साथ होती है? ये उन तारों के साथ होती है जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो या उसके 1.5 गुने तक हो। वे स्टार जिनका द्रव्यमान 1.5s यानी सूर्य के 1.5 गुने से ज़्यादा होता है, तो उनमें ऐसा नहीं होता है। वो किस कंडीशन में जाते हैं? जब उनकी केंद्र की हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, वो रेड सुपर जाइंट कहलाती हैं, सुपर रेड जाइंट कहलाते हैं। फिर उनमें चूंकि बहुत ज़्यादा घनत्व है तो इस वजह से विस्फोट हुआ। विस्फोट होने की इस घटना को सुपरनोवा कहते हैं। तो सुपरनोवा की वजह से उस तारे का केंद्रीय भाग जो है उसमें सिर्फ न्यूट्रॉन रह जाते हैं, इसलिए उसे न्यूट्रॉन या पल्सर नाम देते हैं। ठीक है। एक स्थिति ये भी बनती है कि वो तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना है, तब वहाँ न्यूट्रॉन स्टार जो है, यहाँ पर क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह स्टार अपने ही प्रकाश को अवशोषित करने लगता है और उसी को हम बोलते हैं ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने इसकी खोज की थी, पता लगाया था। और सुब्रमण्यम लिमिट या चंद्रशेखर लिमिट क्या कहलाती है? तो वो 1.5 ms कहलाती है। उससे अधिक वाले जो रहते हैं उसको हम ऐसा बोलते हैं। ओके, यहां तक की चीजें हो गई क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे अब हम बढ़ेंगे, अब हम उतरेंगे ग्रह पर, यानी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया, नेबुला का चक्कर लगा लिया। अब हम ग्रहों पर आएंगे, ग्रहों के बाद फिर उपग्रह पर आएंगे। तो इस पर आते हैं अगले दिन, यानी कल ठीक 3 बजे उपस्थित होइए, 3 बजे, तब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी के लिए इतना, कल इसके आगे बढ़ेंगे और जो मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज का एनालिसिस है वो कल दोपहर में करेंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके।